अब सुनो, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें जो चार्ज है वो क्या है, इसकी वॉल्यूम में फैला हुआ है, क्या है यहाँ पे चार्ज इसकी वॉल्यूम में फैला हुआ है, ये एक वुड सा है और चार्ज क्या है इसकी वॉल्यूम में फैला हुआ है, फैला नहीं हुआ, हमने फैलाया है, ठीक है। चार्ज वुड के केस में अपने आप नहीं फैलता, ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ये हमने फैला रखा है इसकी वॉल्यूम में पूरा चार्ज, क्लियर है। देखो सुनो, उसके केस में क्या था, सेंटर पे इनसाइड पे एट सरफेस पे होलोस्फीयर के केस में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, सेम था। लेकिन इसमें सेम नहीं होता, इसमें अलग ही है ना। देखो सरफेस पे तो पता ही है वही होएगा के क्यू बाई आर, और इनसाइड इनसाइड नहीं आउटसाइड, आउटसाइड भी वही होगा के क्यू बाई में स्मॉल आर, ये तो पता ही है। इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही पोटेंशियल होएगा यहाँ का, ये तो पता ही है। अब बात करते हैं कि ये दोनों कहाँ से आए। देखो सुनो, एट सेंटर पे पता है कितना होता है इसका, जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका क्या कर दो 3/2 टाइम्स कर दो, क्या कर दो 3/2 टाइम्स, इसका 3/2 टाइम्स कर रखा है ना, तभी ये क्या आ जाएगा, एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2 के क्यू बाई आर, क्लियर। और जो इनसाइड होता है वो इतना होता है कि Q3R² माइनस R² डिवाइडेड बाई में 2R³, ये इतना ही होता है, ये देखा ही गया। तो आपको ये याद करना है, ये इनके डेरिवेशन होते हैं जो सब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई नीड नहीं है, बस आपको ये याद करना है कि सेंटर पे इतना होता है, इनसाइड इतना होता है, आउटसाइड इतना होता है, सरफेस पे इतना होता है। सब्जेक्टिव में पढ़ाया जाता है डेरिवेशन के साथ कि कैसे आया, तो इसके डिस्कशन वहाँ करेंगे। अभी बस ये याद कर लो कि एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है। तो एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा 3/2 के क्यू बाई आर, और सरफेस पे कितना होता है के क्यू बाई आर, और आउटसाइड कितना होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। इनसाइड होता है के3R² माइनस R² डिवाइडेड बाई में 2R³, क्लियर। अब इसका ग्राफ, ये यहाँ पे ये नहीं वी आएगा, हाँ वी आएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, सुनो। ग्राफ का जो एक मैथ में ना एक ग्राफ बनाने के तरीके होते हैं। देखो मैथ में एक ये इक्वेशन होती है, अगर मान लो y इक्वल है kx² के, ऐसा है, तो इस केस में ग्राफ पता है ऐसा बनता है। ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ऐसा बनता है। अगर y इक्वल टू x² है तो इस केस में ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। लेकिन मान लो अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया, इसमें मान लो 10 ऐड कर दिया, तो इस केस में ये ग्राफ क्या हो जाता है, ये 10 यूनिट्स ऊपर हो जाता है। ये मान लो यहाँ पे क्या है, ये 10 यूनिट्स क्या हो गया, ऊपर हो गया ग्राफ, ठीक है। और ऐसा ही जैसे मान लो y इक्वल टू माइनस kx² है, तो इस केस में ग्राफ पता है कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनेगा। और अगर इसमें भी कुछ ऐड कर दिया, मान लो 10 यूनिट ऐड कर दिया, तो इसका ग्राफ भी पता है कैसा बन जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसका ग्राफ भी 10 यूनिट्स क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 10 यूनिट्स क्या हो गया, ये ऊपर, ये कितनी है यहाँ पे 10। अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया तो ये 10 ऊपर हो जाता है, अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया तो ये 10 यूनिट क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। और फिजिक्स में हम सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, मतलब ग्राफ में ये वाला पोर्शन देखा जाता है ज़्यादातर, इधर वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखो इसे थोड़ा ओपन करके देखो, क्या हो गया, इसे थोड़ा ओपन करके देखते हैं। देखो इसे ओपन करेंगे तो क्या बनता है, ये बन जाएगा KQ3R² डिवाइडेड बाय में 2R³ माइनस में, ये दिख रहा है ना, माइनस में KQ_R² डिवाइडेड बाय में 2R³, ऐसा है। देखो ये तो यहाँ पे K है, ये तो यहाँ पे क्या है K, और ये यहाँ पे x², ये क्या है यहाँ पे ऐसा है, ये यहाँ पे K और ये यहाँ पे x² है। इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ये माइनस का है, और इसमें ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इस केस में ये वाला ग्राफ बना है, देखो यहाँ पे ये यहाँ से आया है, ये वाला सेम पोर्शन है ना यहाँ पे,
तो ये इस केस में आया कि के एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर में कुछ ऐड होता है तो इसमें ऐसी कर्व बनती है, ऐसी, ठीक है। और हम इधर वाले की बात करते हैं तो ये ऐसे आ गई, और ये जो इतनी आई है, अब आप ये सोचोगे फिर ये नीचे क्यों नहीं गई, ये यहाँ तक ही है, सिर्फ यहाँ तक बात कर रहे हैं हम इसकी। यहाँ तक जो ग्राफ बना है यहाँ तक, वो इस इक्वेशन से बना है। आगे वाला जो ग्राफ बना है वो इस इक्वेशन से बना है। आगे तो फिर ग्राफ घटता है तो इसलिए घट रहा है, इस इक्वेशन से बना है। ऊपर वाला ग्राफ बनता है इस इक्वेशन से, नीचे वाला ग्राफ बना है इस इक्वेशन से। क्लियर है आपको? तो इसमें जो मेन बातें हैं वो याद करनी है सारी। क्या है इसमें, पहले तो ये चारों बातें कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो उस केस में एट सेंटर पे, एट इनसाइड, एट सरफेस, आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये बातें याद करनी है। और इसका ग्राफ कैसा बनता है ये याद करना है आपको, और कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है इसमें, ठीक है। एट सेंटर पे मतलब r इक्वल टू 0 पे, इनसाइड मतलब r लेस देन r, सरफेस में मतलब r इक्वल टू r, और आउटसाइड मतलब r ग्रेटर देन r, ठीक है। तो ये बातें याद करनी है। आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सुनो। देखो मान लो दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, मतलब इन्फिनिटी पे मान लो, इन्फिनिटी पे दो चार्ज पड़े हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं इन्फिनिटी पे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट तो नहीं करते, अट्रैक्ट कौन करते हैं, अपोजिट साइन अट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, सेम साइन के हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो इस केस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मान लो रिपेल कर रहे हैं और हमें इन्हें क्या करना है, पास पास लाना है। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स से क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों को पास पास लाना है। तो एक को ऐसे पकड़ा एक को ऐसे पकड़ा, ऐसे पास पास लाने में जो एनर्जी लगती है, इन दोनों चार्ज को पास पास लाने में जो एनर्जी लगेगी, उसे ही क्या बोलेंगे, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे उसे, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जेज है वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, तो इस केस में जो उन दोनों को पास लाने में जो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसे ही क्या बोलते हैं, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? देखो ये एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये दोनों मान लो क्या है, ये पॉजिटिव है। एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों को पास पास लाना है। दोनों क्या करना है, पास पास लाना है। तो जो दोनों को पास पास लाने में जो एनर्जी लगेगी, उसे ही क्या बोलते हैं, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ अ टू चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R। मतलब म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, Q1 Q2 बाई R। देखो कूलम्ब स्लो किया था हमने, कूलम्ब स्लो, उसमें जो एनर्जी, कूलम्ब स्लो में जो थी वो क्या था, Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर, ऐसा था ना कुछ। इसमें बस R ही लिखना है। तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q1 Q2 बाई R। जो यहाँ पे Q1 है और Q2 है, ये साइन के साथ ही पुट करते हैं, शुड बी पुट विद साइन, साइन के साथ ही पुट करेंगे हम इसे। क्लियर है? डेफिनेशन, वर्क डन बाय एन एजेंट टू असेंबल अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम चार्जेस विच आर इनिशियली प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। हाँ मतलब वही कि असेंबल करने में, मतलब पास फैलाने में जो एनर्जी लगती है, वही क्या होती है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट? बड़े आगे। देखो सुनो, अब क्वेश्चन है, ये तीन चार्जेस गिवन है। क्या है, तीन चार्जेस गिवन, इनको पास पास लाने में जो एनर्जी लगेगी वही क्या बोलेंगे यहाँ पे, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो सिंपल से तरीके बताऊँ, इनके पेयर बना लिया करो। मैक्सिमम पॉसिबल पेयर है होते हैं वो बना लिया करो बस। देखो यहाँ पे तीन पेयर बन रहे हैं, तीन पेयर बन रहे हैं ना। देखो कैसे बनेंगे, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो पहले Q1 और Q2 की बात करते हैं। Q1 Q2 को पास लाने में कितनी एनर्जी लगेगी, Q1 Q2
बाय में आर प्लस में Q2 और Q3 को पास लाने में कितनी एनर्जी लगेगी के Q3 बाय में आर प्लस में Q3 और Q1 को पास लाने में कितनी एनर्जी लगेगी के Q1 Q3 बाय में आर। आगे आंसर सबकी एनर्जी क्या कर दी हमने ऐड कर दी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पहले पेयर बना लिया करो, पेयर बनाने के बाद उनकी मतलब एक पेयर ये था तो इन दोनों की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी देख ली, फिर एक पेयर ये था तो इन दोनों की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी देख ली, फिर एक पेयर ये था तो इन दोनों की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी देख ली और सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया। क्लियर। आगे और क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम पेयर देखेंगे पेयर कितने बनते हैं, तो पहले पेयर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अलग कलर से करते हैं। एक पेयर बन रहा है ये, एक पेयर बन रहा है ये, एक ये और एक ये, 4 पेयर तो बन रहे हैं ऐसे, है ना। मैक्सिमम जितने पॉसिबल होते हैं सारे बनाने हैं, ये 4 बन रहे हैं। और देखो सर जगह Q का ही चार्ज है, Q का ही चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में R क्या है यहाँ पे A है। ये इतनी एक चार्ज की वजह से मतलब इन दोनों मान लो इन दोनों की वजह से जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो है, मतलब 2 चार्ज की वजह से जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो है। और ये टोटल कितने चार्ज है 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 4। ठीक है, प्लस में अब क्या करेंगे, अब एक ये बन रहा है और एक ये बन रहे हैं। ठीक है, 2 और है। अब देखो इसकी जो ये जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस होती है वो क्या होती है √2a, यही होती है √2a होती है। तो प्लस में क्या कर देंगे के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में √2a इनटू में क्या कर देंगे 2, क्योंकि 2 पेयर है ना तो 2 कर देंगे। बस इसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। क्लियर, इजी है, पेयर ही बनाने हैं बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। अगर एक भी पेयर अगर रह गया तो गलत हो जाएगा, तो पेयर मैक्सिमम पेयर जितने बन सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जितने पेयर बनाने की वो सारे पेयर बनाने हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे मैक्सिमम जितने भी पेयर बनेंगे वही बनाएंगे। बनाते हैं, देखो पहले इधर से कर लेते हैं। देखो एक ये बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4 तो ये बन गए। ठीक है, इन 4 की वजह से जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, एक की वजह से कितनी आएगी के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में रेडियस क्या होगी √2a होगी, रेडियस क्या होगी √2a होगी, तो √2a इनटू में क्या कर देंगे 4 करेंगे, क्योंकि ये 1 के लिए थी और 4 है चार्जेस है तो 4 करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। प्लस में अब हम बात करते हैं, सुनो अब देखो एक ये पेयर भी बनेगा यहाँ से, ये वाला पेयर बनेगा ना, बनेगा। के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में रेडियस कितनी लेंगे, रेडियस देखो ए 2a लेंगे, रेडियस कितनी लेंगे 2a, तो 2a इनटू में क्या कर देंगे 2 है ना, 1 और 2 है ना, तो 2 कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो अब इस चार्जेस की वजह से भी 4 पेयर बनेंगे, जो माइनस क्यू का चार्ज है इसकी वजह से भी क्या बनेंगे 4 पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो कैसे बनेंगे, देखो कैसे बनते हैं। एक तो इधर 1 2 और बन गए, 2 बने थे ना, 1 2 3 एंड 4। इस माइनस वाले की वजह से भी कितने बन रहे हैं 4 पेयर और बन रहे हैं, तो टोटल कितनी हो गई है 10 हो गए, 10 हो गए। और इसकी वजह से म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस में आएगी, सबको बताया क्या आएगी माइनस में, कितनी आएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए ही आएगा, क्योंकि रेडियस कितनी है ए है सबकी, तो ए मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 4। बस इसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो एक अगर हम ये अगर इसमें गड़बड़ हो जाए कि एक आधा पेयर कम तो नहीं रह गया, तो वो चेक कैसे करेंगे, तो वो चेक करते हैं n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करके। n यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या चार्जेस कितने हैं
एन कितने चार्जेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई में 2, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई में 2, तो ये कितने आ जाएंगे 10। तो मतलब 10 पेयर बनेंगे और हमने भी 10 पेयर बनाए हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो, एक आधा पेयर बच गया या फिर काउंट नहीं किया, तो इस केस में ये करके देख लिया करो कि पेयर पूरे बन रहे हैं या नहीं। क्लियर, डन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान से समझना, देखो क्या है, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, फोर्स इक्वल टू क्यू ई। देखो सुनो, होता क्या है, मान लो पहले ये पढ़ लेते हैं, इफ अ चार्ज पॉजिटिव क्यू इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक ई का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, एक ई का इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें क्या कर दे, माइनस क्यू का चार्ज रख दिया। ई का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब इनके बीच का, ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इनके बीच का गैप क्या है, यहाँ पे सेम है। गैप सेम होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का, जो ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच का गैप सेम होता है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। हम इसकी बात कर चुके हैं पहले ही, है ना। तो ये क्या है, ई का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर एक माइनस क्यू का चार्ज रख दिया। क्या कर दिया, इसके अंदर एक माइनस क्यू का चार्ज रख दिया। तो इस केस में इस चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई। ई के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू का चार्ज रख दिया, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो क्या होता है, क्यू ई। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई। अगर चार्ज नेगेटिव है, अगर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस पर फोर्स लग रहा है क्यू ई का, तो वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में लगता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स तो सेम ही लगेगा, क्यू ई का फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर है। देखो मेन क्या बताया इसमें सिर्फ दो बातें बताई हैं। एक तो ये कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर क्यू चार्ज रख दे तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई। और अगर नेगेटिव चार्ज रख दिया तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। और अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही फोर्स लगेगा। क्लियर। इतनी सी बात है कि इफ अ चार्ज पॉजिटिव क्यू इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर एक ई का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने क्या कर दिया, प्लस क्यू का चार्ज रख दिया, तो इस केस में ये इस पे एक फोर्स लगता है, कितने का, क्यू ई का, सेम डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। अगर प्लस क्यू का चार्ज है तो यहाँ पे इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस तरफ लगेगा, कितने का, क्यू ई का। और अगर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे भी फोर्स तो क्यू ई लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर। मतलब इस पे फोर्स तो क्यू ई का लगेगा, लेकिन लगेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में। डन। एनी डाउट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अब ये देखो, क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या बताना है, डायरेक्शन बतानी है और इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है। हर एक बॉल पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा और उसकी क्या डायरेक्शन होगी ये बताना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि इन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है डायरेक्शन। ई आपको गिवन है 5,
ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट बॉल के केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू ही लगता है, क्यू ही लगेगा। क्यू कितना है 2 इंटू ई कितना है 5, तो ये कितना लगेगा 10, और 10 ऊपर की तरफ लगेगा ना, 10 इधर लगेगा, इधर क्यों लगा, 10 न्यूटन लगेगा ना। ऊपर की तरफ क्यों लगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इस केस में उसमें एक फोर्स लगता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इस पर फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगेगा, राइट। अब इसकी बात करते हैं, इस पे कितना लगेगा, ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल मान लेते हैं, क्यू ही लगेगा। क्यू कितना है इसमें 8 इंटू 5 40 लगेगा। अब 40 की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, 40 न्यूटन। अब ये नीचे की तरफ क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। क्या है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के केस में जो फोर्स लगता है, जो क्यू ई का फोर्स लगता है, वो कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। और इसमें कितना लगेगा, इसमें 15 लग जाएगा ऊपर की तरफ। क्यू ई अगर 3 निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 3 इंटू 5 क्या आएगा 15 न्यूटन। तो ये ऊपर की तरफ लगेगा। ऊपर की तरफ क्यों लगा, पता ही है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। आगे बढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहले तो एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो एक 1 कूलम का चार्ज है। क्या ये एक 1 कूलम का चार्ज, इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यू ई का, वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ लगेगा, मानते हो, इसी तरफ लगेगा ना। एफ इलेक्ट्रिक किस तरफ लगेगा, इसी तरफ लगेगा। इसी तरफ क्यों लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, और ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या ये एक पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो किस तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना, उसी तरफ लगेगा ना। इस तरफ लगेगा। इस तरफ क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इस तरफ ये नहीं लगेगा, इसी तरफ लगेगा, बी की तरफ ही लगेगा। ठीक है, अगर ये इस तरफ लग रहा है और हमें मान लो हमें इस तरफ लेके जाना है, इस चार्ज को क्या लेके जाना है, इस तरफ लेके जाना है, तो एजेंट को वर्क किधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा ना। एजेंट को वर्क इधर करना पड़ेगा, फोर्स एजेंट को किधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। जी इस तरफ जाना जाता है, लेकिन फोर्स एजेंट फोर्स लगा रहा है इस पे, इस तरफ, तो एजेंट को तकलीफ आएगी ना, थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होएगी ना। इसे मतलब फोर्स लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, ताकि वो क्या पहुंच जाए, ए पॉइंट पे पहुंच जाए, ए पे चला जाए। अगर इसको बी पे जाना है तो ये अपने आप चल जाएगा, इजीली चला जाएगा, कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको ए पे लेके जाना है तो एजेंट को क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना ही पड़ेगा। मान तो इस बात को लगाना पड़ेगा ना। तो जिस केस में फोर्स लगाना पड़े, जिस केस में फोर्स लगाना पड़े, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ये बात याद कर लो। अगर ये पूछ ले कि ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पर जोर लगाना पड़ा वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होएगा। जहाँ पर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जहाँ पे अपने आप आ जाएगी, जहाँ पे फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। अगर कोई ये बोल दे कि यहाँ पे बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पॉइंट पर ज़्यादा है या ए पॉइंट पर ज़्यादा है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ आते आते तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और अगर वापस लेके जाने तो यहाँ आते आते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। देखो अगर मान लो, इसे छोड़ो, इसकी बात करते हैं ऊपर वाले की। अगर ये पूछ ले कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है या डी पॉइंट पर, तो कौन से पॉइंट पर है, डी पॉइंट पर। मानते हो डी पॉइंट पर है। डी पॉइंट पर क्यों है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, और हमें
अपोजिट में लेके जाना है। अगर 1 कूलम का चार्ज है तो वो इस तरफ जाना चाहेगा, लेकिन हमें फोर्स इस तरफ लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ जाते जाते क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ आते आते वापस सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। देखो इसने बता भी रखा है, अगर ये बोल दे कि ए से डी जाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ए पे ज़्यादा डी पे ज़्यादा, ऐसा पूछ ले तो सुनो, अगर चार्ज क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर जा रहा है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता, हर जगह पर सेम मिलेगा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम मिलेगा अगर लाइन क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रही है। क्लियर है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जा रही है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम मिलेगा। अगर मान लो कोई ये कहते हैं कि यहाँ पे एक और Q पॉइंट है तो इस पे ज़्यादा है, या फिर यहाँ पर एक P पॉइंट है इस पे ज़्यादा है, तो दोनों पे ही सेम है। ऐसा नहीं है इस पे ज़्यादा इस पे कम, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पे ही सेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। D पे, Q पे, A पे, P पे हर जगह ही सेम है। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे C पे भी सेम है, B पे भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और अगर कोई भी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रही है और उस लाइन पे हम ये पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, तो वो सेम ही रहता है। क्लियर। देखो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दे रखी है इसकी, When we go opposite to the electric field, then electric potential increase। या तो ये मान लो कि जिस जगह फोर्स लगाना पड़ रहा है, जहाँ जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। या फिर ऐसा कर लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ जा रहा है, हमें इसके अपोजिट में जाना है। अगर मान लो 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इस तरफ है, और हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाना है, इसे ए पॉइंट पे जाना है। तो अगर हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लेके जा रहे हैं, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होगा, इंक्रीज होएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में हम चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर। अगर अपोजिट में जाएंगे तो इंक्रीज, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो डिक्रीज। When we go in the direction of the electric field, then electric potential क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, कहाँ लिखा था, हाँ डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। When we go to perpendicular to electric field, then electric potential remains same। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे कोई ये पूछ रहे, सुनो, अगर यहाँ पे कोई ऐसा पूछ ले, यहाँ पे पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है या बी पॉइंट पर, तो कहाँ पर है, ए पॉइंट पर। डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है या सी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पर है। ए पे ज़्यादा या डी पे, तो दोनों पे इक्वल है। बी पे ज़्यादा या सी पे, तो दोनों पे क्या है, इक्वल है। यही बातें बता रखी हैं यहाँ पे कि इसमें ए पे ज़्यादा है, इस पे डी पे, इस पे ए पे, दोनों इक्वल है, और इसमें भी क्या है, दोनों इक्वल है। अब ये दो बातें हो रही है, ये समझना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा ही ई एल के इक्वल होता है। दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा ही किसके इक्वल होता है, ई के। अगर मान लो ये बोलते कि इस जगह का पोटेंशियल और इस जगह का पोटेंशियल, इनका डिफरेंस क्या आएगा, तो डिफरेंस आएगा ई एल। इस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये बात याद कर लो कि दो पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक
दो पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, ई एल का। ई यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एल होती है इनके बीच की लेंथ। अगर ये पूछ रहे डी सी, अगर इन दोनों के बीच का, इन दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या है, तो इस केस में क्या होगी, ये भी ई एल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच की लेंथ। ठीक है, अब आपको ये बात याद करनी है, 2 ये और 3 ये। देखो मेन सिर्फ इस स्लाइड में क्या था कि यही था कि अगर चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो इस केस में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, अगर अपोजिट जा रहे हैं तो इंक्रीज होता है, परपेंडिकुलर जाते हैं तो सेम रहता है, और डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, ई एल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से इन दोनों का मतलब। बाकी ये तो मैंने समझा दिया, इन दो को आगे पढ़ते हैं। करें क्वेश्चन, ये देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उन 2 वर्ड्स पे जो था, डिफरेंस क्या होता है, ई एल होता है। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको ऐसे ना इतने सारे पॉइंट दे देंगे और एक पॉइंट का क्या बता देंगे, पोटेंशियल बता देंगे। क्या बता देंगे, एक पॉइंट का पोटेंशियल। एक पॉइंट का तो बताना पड़ेगा, हाँ एक पॉइंट का बताना पड़ेगा। इतने सारे पॉइंट देके किसी भी पॉइंट का, अगर इतने सारे पॉइंट देके किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया तो बाकी आप हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हो। तो क्वेश्चन अगर देगा तो उसमें से एक का तो गिवन होगा ही पक्का, मतलब एक जगह गिवन भी नहीं होता, वो भी इस टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे कि गिवन नहीं होता तो कैसे सोल्व करेंगे। बाकी लगभग एक पॉइंट का तो पोटेंशियल गिवन ही होता है। देखो सोल्व करते हैं, क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है हर एक पॉइंट का, जितने भी सारे पॉइंट गिवन है सबका क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। और एक का गिवन है हमें P11, इसका पोटेंशियल गिवन है, कितना गिवन है, 0 वोल्ट इसका गिवन है। और E कितना है, 10, E भी बता रखा है। लेंथ भी गिवन है, देखो लेंथ गिवन है 8, 6, 4, 2, 3, 4 गिवन है, बता देंगे। देखो बताते हैं, पहले तो ये बताओ इस पॉइंट पर P11 पर या फिर P10 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। पहले ये बात याद कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। अब मेरे को ये बताओ कि इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, P11 पे या P10 पे। P10 पे होएगा। P10 पे क्यों होएगा, क्योंकि ये +1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर तो अपने आप आ जाएगा इसलिए, लेकिन हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। यही तो बात कर रहे थे ना हम पहले। ये देखो अपोजिट में जाते हैं, व्हेन वी गो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के हम अपोजिट में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरफ है, और हम अपोजिट में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इसके अपोजिट में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इंक्रीज कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला पता है क्या था, इंक्रीज कितना होगा, ई एल। कितना इंक्रीज होएगा, ई एल। ई तो है 10, कितना है 10 इंटू में एल कितनी है 6 मीटर 6, तो ये कितना आ जाएगा 60 वोल्ट। मतलब देखो इंक्रीज तो ही रहा है, यहाँ पे क्या था 0 और यहाँ पे क्या आ गया 60 वोल्ट। अब जो ये सारे पॉइंट है ना जो 60 वाले, यहाँ पे भी 0 होएगा 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 होएगा, यहाँ पर भी 0 वोल्ट होएगा। और अगर एक का पॉइंट चल गया तो उसके ऊपर नीचे वाले का सबका पता चल जाएगा। यहाँ पे 0 क्यों होएगा, कोई बता सकता है 0 क्यों होएगा, कमेंट करके बताओ। चलो देखते हैं किसका सही होता है, ठीक है बताना। यहाँ पे 0 क्यों होएगा और यहाँ पे सेम ही क्यों रहेगा। सुनो देखो, यहाँ पे भी 60 आएगा, यहाँ पे भी 60 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 60 आएगा। अब इधर चलते हैं, अब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है P9 पर बात करते हैं। P9 पर इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होएगा, 60 वोल्ट से इस P10 पे जो पोटेंशियल है इस पे ज़्यादा होएगा या इस P9 पे ज़्यादा होएगा। तो इसका आंसर है P9 पर ज़्यादा होएगा। P9 पर ज़्यादा क्यों होएगा, अब क्योंकि हम क्या जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जा रहे हैं, तो जब भी अपोजिट में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो 60 से तो इंक्रीज होएगा, कितना इंक्रीज होएगा, देखो ये वाली लेंथ कितनी है 4 मीटर है और ई की वैल्यू क्या है
10, तो 40 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 60 तो था ही और 40 और ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा 100 वोल्ट। क्या देगा यहाँ पे 100 वोल्ट। 100 वोल्ट कैसे आया पता चल गया। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, जो भी आंसर आएगा जैसे ई एल की जो वैल्यू आएगी उतने से इंक्रीज हो जाएगा, ना कि वो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं होएगी, उतने से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे वैल्यू क्या आ रही है ई एल की वैल्यू क्या आ रही है ई इंटू एल। ई है यहाँ पे 10 और इंटू में एल, लेंथ है यहाँ पे 4 मीटर, तो ये 40 आ रहा है। तो ये मत सोच लेना यहाँ पे 40 वोल्ट आएगा ना, जो पहले है उसमें 40 इंक्रीज हो जाएगा। जो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें क्या हो जाएगा 40 इंक्रीज हो जाएगा, तो 60 में 40 इंक्रीज हो गया। क्लियर है, डन। तो इधर भी अब 100 आएगा और इधर भी 100 आएगा और इधर भी क्या आएगा 100 वोल्ट आएगा। अब बात करते हैं इन पॉइंट्स की, एक का फाइंड कर लो, बाकी सबका तो सेम ही आएगा। इसकी बात करते हैं, ये गिवन है ना, तो इसके आमने सामने वाले की बात करते हैं। P12 और P11। अब बताओ कि P11 का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या P12 का। तो इसका आंसर है P11 का। P11 का क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं, अब हम यहाँ से अगर इधर जा रहे थे, यहाँ से हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या जा रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर हम सेम डायरेक्शन में जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में जाएं, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिक्रीज। when we go in the direction of electric field then electric potential decrease। अगर हम उसकी ही डायरेक्शन में जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो अब हम इसमें जा रहे हैं, तो P11 पे क्या होएगा ज़्यादा मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, P12 से P12 पे कम मिलेगा। कितना कम होएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 8, ई कितना है 10, 80 मीटर, माइनस में आएगा ये 80 वोल्ट, माइनस 80 वोल्ट। अगर प्लस में लिख देते तो फिर इंक्रीज हो जाता, इससे डिक्रीज होएगा ना, तो ये माइनस 80 वोल्ट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे माइनस 80 वोल्ट, और यहाँ पे भी क्या आएगा फिर माइनस 80 वी, माइनस 80 वी, माइनस 80 वी। ठीक है। अब इस P11 पे क्या है कम है इस P12 से। क्यों कम है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। चलो मैं बता ही देता हूँ ये ऊपर ऊपर क्यों सेम आए, बाकी तो कर दिया होगा कमेंट तो देखो सुनो, हमने 3 बारे में बातें करी थी। एक तो अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा, अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इंक्रीज होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। क्या रहता है, अगर हम परपेंडिकुलर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है सेम रहता है। ठीक है, तो इसलिए सेम रहेगा। यहाँ पूछ लेता, चाहे यहाँ पूछ लेता, चाहे यहाँ पूछ लेता, कहीं भी पूछ लेता 100 ही आता। यहाँ पूछ लो, यहाँ पूछ लो, यहाँ पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, इस परपेंडिकुलर है क्योंकि ये। और परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर में हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा सेम मिलेगा। तो यहाँ पूछ लो यहाँ भी 60 मिलेगा, यहाँ पूछ लो यहाँ भी 60 मिलेगा, यहाँ भी 60 मिलेगा, यहाँ हर जगह 0 मिलेगा और यहाँ हर जगह माइनस 80 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या रहेंगे सेम, परपेंडिकुलर जा रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, एक ही तो फाइंड करना है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अलग इससे थोड़ा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ट्विस्ट क्या है, देखना समझना। इसमें ना किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन नहीं है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में गिवन था, एक का गिवन था, बाकी सबका हमने निकाल दिया था। इसमें गिवन ही नहीं है, तो इसमें कैसे करोगे वो समझना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है, ई गिवन है, और यहाँ पे एल लेंथ गिवन है। दोनों चीज तो गिवन है, ई और एल तो गिवन है। अब इसने क्या पूछा है कि हम P9 से P1 जाएंगे तो EL की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो अगर मान लो ऐसे गिवन होता है ना, ये ऐसे गिवन है, तो इसका मतलब है कि हम P9 से कहाँ जा रहे हैं P1 पे जा रहे हैं। पिछले वाले से जाते हैं आगे वाले तक, पीछे से जाते हैं आगे तक। ठीक है, तो P9 से कहाँ जा रहे हैं P1, P9 से कहाँ जाना है हमें P1 पे जाना है। तो इस केस में अगर हम P9 से P1 जाएंगे
तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ईएल क्या हो जाएगा, ईएल क्या हो जाएगा, सॉरी ईएल क्या हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, इस P9 P9 P6 एंड P3 सबका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या सेम नहीं है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इन सबका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होएगा वो सेम होएगा। तो P9 से P1 जाना है तो मैं P3 से P1 चला जाऊं, वो भी ठीक ही है। P9 से P1 जाना है लेकिन P3 से P1 चले जाए तो भी ठीक है। अगर ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, तो इसका मतलब और इसका मतलब आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर P3 P6 एंड P9 सब पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो मैं P9 से P1 जाऊं या P3 से P1 जाऊं, एक ही मतलब है। तो यहाँ पे हम P3 से P1 चले जाते हैं, P3 से P1 चले जाते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे, EL कर देंगे। ई कितना है 2 इंटू में L, लेंथ कितनी है 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 8 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 16 वोल्ट। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, इसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, दोनों का सेम ही आएगा। क्लियर, आ गया भाई, एक का तो आ गया। अब हम फाइंड कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखो अब कैसे करेंगे, अब हमें क्या बताना है, P3 से P4 जाना है, P3 से P4, P3 का है, P3 से P4 जाना है। तो मैं P6 से P4 जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, इसका तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो मैं P3 से P4 चला जाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, EL, E कितना है 2 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8, तो 2 इंटू 8, ये भी 16 वोल्ट आएगा, ये भी क्या आ गया 16 वोल्ट। अब हमें क्या जाना है, 7 से 6, 7 से 6, इस 7 से 6 जाना है, इस 7 से क्या जाना है, 6 जाना है। तो इस 7 से 9 चले जाओ, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो 6 की बजाय कहाँ चले जाते हैं, 9 पे चले जाते हैं। और अब देखो क्या ट्विस्ट आया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और हमें जाना भी इस तरफ है, और जब इस तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, मानते हो, डिक्रीज हो जाएगा। तो वैल्यू तो सेम ही आएगी 16 वोल्ट। क्यों आएगी, क्योंकि P7 से P6 जाना है, हम P9 जा रहे हैं, एक ही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो EL फाइंड करना है ना हमें, E कितना है 2 इंटू 8, 2 है E और ये डिस्टेंस क्या है 8, 16 आएगी। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -16 वोल्ट। अगर 7 से 6 जा रहे हैं तो -16 वोल्ट। 3 से 9, 3 से 9 0 आएगा, 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे तो सेम ही है ना। तो 3 से 9 जाएंगे तो 0 वोल्ट। क्लियर, ठीक है। अब नीचे जो ये क्वेश्चन दरके से करते हैं, सुनो देखो क्या है। अब इसने क्या बताया, जो हम ये लेके जाते हैं ना, यहाँ पे जो मान लो जो ऐसे गए 3 से 4, 3 से 4 लेके गए हैं, 9 से 7 लेके गए हैं, ये 1 कूलम चार्ज लेके जाते हैं। कितना लेके जाते हैं, 1 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलती है, वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी 4 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं 9 से 1, 9 से 1 लेके जा रहे हैं। देखो इसमें अगर मान लो ये ऐसे गिवन है ना, तो इसका मतलब इसमें तो हम पीछे से देखते हैं, यहाँ से इसका मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। इसका भी मतलब यही है कि 9 से 1 जा रहे हैं। अगर ये दे दे यहाँ पे P लिख दे V की जगह, तो इसका मतलब तो ये सिंपल ही है, जो हम पढ़ने में आ रहा है उसे वही मतलब होता है कि P9 से P1 जाना है। यहाँ पे भी P9 से P1 जा रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐसा गिवन हो तो इसका मतलब यही है कि P9 से P1 जा रहे हैं। तो P इसकी वैल्यू तो हमने निकाली रखी है, कितनी है 16 इंटू में, क्योंकि P9 से P1 जा रहे हैं ना, तो ये P9 से P1 इंटू में कितना है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 64 वर्क जूल। क्लियर, इसमें हम 1 कूलम की बात कर रहे थे, वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी 1 कूलम चार्ज, और अब हम यहाँ पे 4 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं 9 से 1। इसमें 9 से 1 कूलम की चार्ज बात कर रहे थे, इसमें 4 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं। Work done by agent to carry -6 coulomb charge from P3 to P4, P3 to P4, P3 से P4। 1 कूलम चार्ज लाने में कितना, वो 1 कूलम चार्ज या EL की वैल्यू क्या आई थी 16 वोल्ट आई थी। तो क्या कर देंगे 16 मल्टीप्लाई
6, तो ये कितना आ जाएगा 98 जूल। क्लियर। P3 से P4 इसका मतलब भी यही है, और इस वाले फॉर्मेट का मतलब भी यही है कि P3 से P4 जा रहे हैं। वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी 3 कूलम चार्ज फ्रॉम P7 टू P6। P7 से P6 इधर भी यही जा रहे हैं, P7 से P6 जा रहे हैं, और इधर भी P7 से P6। ये कितना था -16 इन 2 में 3 कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 48 -48 कूलम -48 जूल। क्लियर है। मतलब देखो क्या है, जब यहाँ पे 1 कूलम चार्ज लेके आ रहे थे 7 लेके जा रहे थे 7 से 6 पे लेके आ रहे थे, जा रहे थे कुछ भी बोल लो, 7 से P6 में, तो उससे 16 वोल्ट इनका डिफरेंस था। तो लेकिन इस केस में कितना आता है -48, अगर 3 कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं, तो 3 कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं वहीं से 7 से 6 तक। इसमें भी 7 से 6 था, इसमें भी 7 से 6 था, बस उसमें था 1 कूलम चार्ज, इसमें क्या था 3 कूलम चार्ज। वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी -2 कूलम चार्ज फ्रॉम 9 to 3। 9 to 3, 9 to 3 तो जीरो ही है। EL की वैल्यू क्या है, EL की वैल्यू तो जीरो ही है, तो 0 मल्टीप्लाई अगर -2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 जूल। मतलब जीरो ही वर्क डन करना पड़ेगा, कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। राइट, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या पूछ रखा है कि बी से ए जाने में, क्या बी से ए जाने में EL की वैल्यू क्या होगी, E गिवन है, L फाइंड करते हैं। देखो ये इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, एक तो इधर ले लेंगे और एक इधर, ऐसे ले सकते हैं। इधर कितना आएगा, इधर आएगा 10 cos 60, 10 cos 60 आएगा, इसे सोल्व कर लेते हैं। cos 60 वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई, ये वाली लेंथ आ गई 5 मीटर, और ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा, ये 10 sin 60, तो ये आएगा 5√3, यही आएगी। एक बार इसे सॉल्व कर, ये कितनी आ गई 5 मीटर, और ये कितनी है 5√3 मीटर, यही है। अब देखो बी से ए जाना है, बी से ए जाना है मतलब इस पॉइंट पे जा सकते हैं। बी से ए मतलब यहाँ पे, तो सबसे पहली बात तो ये देख लो, इसमें जो देखने वाली चीज थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, उस तरफ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, हमें जाना है इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जा रहे हैं ना हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेगी। अपोजिट में जा रहे हैं, अपोजिट में जाना है, EL की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू एल। ई कितना है 6 इंटू में L लेंथ कितनी हो जाएगी 5, तो ये कितना आ गया 30 वोल्ट। EL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, जाना है इस तरफ, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ए से भी जाना 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 है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, जाना भी है इस तरफ, तो आंसर क्या आएगा, इस तरफ जाना है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ए से बी जाना है तो फॉर्मूला तो वही EL, ई कितना है 6 इंटू में लेंथ 5 मीटर ही है, तो ये भी 30 आ जाएगी, लेकिन माइनस के साइन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर रहा है यहाँ पे, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये -30 वोल्ट। ठीक है, देखो इनका सिंपल सा फंडा पता है क्या होता है, अगर आपको ऐसे बी से ए जा रहे हैं तो इक्वल हो जाता है बी से ए से बी जाने में, बस आगे क्या लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, ये ऐसे होता है, हाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी 2 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए जाने में 30 इंटू 2 60 जूल। ये 1 कूलम चार्ज लेके जा रहा था ना, यहाँ पे 2 कूलम कर दिया, बस यहाँ पे -3 कूलम कर दिया, यहाँ पे 1 कूलम था तो -30 इंटू में -3, आंसर 90 जूल। हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अगर वो गिवन भी ना हो, एक जगह पे पोटेंशियल भी गिवन ना हो, फिर उस टाइप के भी करवा दिए, लेंथ ना गिवन हो उस टाइप के भी करवा दिए, गिवन हो तो इजीली कर ही लेंगे। हो जाएंगे, आगे बढ़े। इक्वी पोटेंशियल लाइन, देखो ये क्या होता है,
एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसे क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। An imaginary line where all points have same potential is called equipotential। देखो वही बात है कि परपेंडिकुलर ही है, इसके परपेंडिकुलर ही है, और ऐसी एक लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और उस लाइन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है। A line which is, हाँ दो देखो नीचे भी देखे रखा है, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल लाइन। मतलब वही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लाइन परपेंडिकुलर होती है और उस लाइन के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। अब देखो यहाँ क्या है, लाइन ए एंड बी आर सी आर इक्विपोटेंशियल लाइन। ये जो लाइन है ए बी सी, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, और इसने पोटेंशियल बता दिया, एक सी लाइन पर पोटेंशियल है 20 वोल्ट का, सी लाइन पे 20 वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल है। हमें क्या बताना है, ए लाइन पे और बी लाइन पे और ए लाइन पे क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। ठीक है, लेंथ भी गिवन है, ई भी गिवन है, निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, सी से बी जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, सी से बी जा रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा होगा, ये तो पता ही है, यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अपोजिट जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या जा रहे हैं, हम अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, ई एल ज्यादा होगा, ई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एल 60, तो ये आएगा 30, रुको यार, हाँ 30, ये 30 डिफरेंस आया है, मतलब इसमें हम 30 ऐड कर देंगे, ना कि यहाँ पे पोटेंशियल आ गया ना, इसमें 30 ऐड कर देंगे, मतलब इससे ज्यादा, इससे 30 ज्यादा होगा यहाँ पे, बी लाइन पे क्या होगा, 30 ज्यादा होगा इससे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 30 आ जाएगा, सी लाइन से बी लाइन पर 30 क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 वोल्ट। इससे 30 ऐड करेंगे मतलब इसमें, और ऐड करेंगे तो 20 प्लस 30 इक्वल टू 50। ठीक है, अब बताना ए लाइन पे, यहाँ पे 50 से कितना ज्यादा होगा ए लाइन पे, ये बताना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, ई इंटू एल, 5 4 20, तो 50 से 20 ज्यादा होगा, मतलब 70 वोल्ट। 50 से क्या होगा, इस लाइन पे 20 ज्यादा होगा, और 50 प्लस 20 कर देंगे तो 70 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70 वोल्ट, मतलब इस लाइन से 20 ज्यादा कर दिया हमने। देखो इधर जा रहे हैं तो इससे ज्यादा इस पे होगा, और इस पे ज्यादा, रुको मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया इस पे है, उससे ज्यादा होगा इस पे, और जो इस पे है उससे ज्यादा होगा इस पे, क्लियर है तो यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 70। बी पे कितना आ गया 50 वोल्ट, और ए पे कितना आ गया 70 वोल्ट। ठीक है, पता चल गया इक्विपोटेंशियल लाइन किसको बोलते हैं, एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड हैविंग सेम पोटेंशियल, ऑन ऑल पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम बात कर चुके हैं इक्विपोटेंशियल लाइन की, इक्विपोटेंशियल लाइन की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये एक रियल और इमेजिनरी दोनों ही हो सकता है। एक ये क्या होता है, एक या तो रियल या फिर एक इमेजिनरी, एक ऐसा सरफेस होता है जो कि परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसे क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा इमेजिनरी या रियल सरफेस जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। परपेंडिकुलर हो मतलब वो क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। परपेंडिकुलर हो मतलब वो क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इस केस में इस फील्ड, इस सरफेस को क्या बोलेंगे, इस सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। और यहाँ पे ना जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होएगा। ठीक है, देखो जैसे ये है, ये क्या एक पॉइंट चार्ज है, क्या ये एक पॉइंट चार्ज, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो ऐसे निकलती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेगी वो कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, अब देखो कोई भी शेप बना लो, मान लो ये यहाँ पे प्लस क्यू है, क्या है यहाँ पे, ये
ऐसा प्लस क्यू चार्ज, इसमें से ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलती है, और इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये ऐसे निकलेगी। एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या गया, ये देखा गया कि इसमें से रेडियली आउटवर्ड ही निकलेगी, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसे निकलेगी। इसमें मान लो यहाँ पे एक शेप बना दी, ये शेप बना दी, ये एक शेप बना दी, तो यहाँ पे एंगल क्या 90 डिग्री है? नहीं है। यहाँ पे ये एंगल, ये तो है, चलो क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है। 90 डिग्री नहीं है तो ये इसके परपेंडिकुलर कैसे है? जो एंगल 90 डिग्री बनाएगा, जो एंगल 90 डिग्री बनाएगा वही क्या होएगा? परपेंडिकुलर होएगा इसके फील्ड लाइंस के। अब इसकी शेप जो होती है, इस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप होती है पॉइंट चार्ज के केस में, वो हमेशा स्फेरिकल होती है। क्या होती है? हमेशा ही स्फेरिकल। स्फेरिकल इसलिए होती है क्योंकि एक स्फेरिकल शेप ही है जिससे ये क्या हो, इसके परपेंडिकुलर हो, सरफेस क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। और ये सिर्फ इसी शेप के केस में बनता है। इसी शेप के केस में ये ऐसे निकलेगी, और देखो हर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, ये सरफेस परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस केस में इसकी शेप, हमेशा ही इसकी शेप क्या बनेगी? स्फेरिकल ही बनेगी। ये बात बस, इसमें यही बात याद करनी है कि शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। बस यही बात याद करनी है इसमें, राइट। देखो हम ये कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, वही बात है। अब देखो इसमें क्या है, एक लाइन चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है। क्या होती है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल क्यों होती है? देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक ऐसा रियल और एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जो कि क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, उसे ही क्या बोल रहे हैं हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, उसे ही क्या बोल रहे हैं हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर होता है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। परपेंडिकुलर होता है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसकी शेप, इसे ऐसे मिला दो, इन सब की ये ऐसे, जो ये क्या होती है कि ये लाइन चार्ज होता है, लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो ऐसे निकलती है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये ऐसे निकलती है। जैसे कि इसमें पॉइंट चार्ज के केस में ये ऐसे निकलती है ना, वैसे ही इस लाइन चार्ज के केस में हमेशा ही ऐसे निकलती है। और ये क्या बना रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रही है। 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इस केस में ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो अब इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये कैसी एक शेप बन रही है? सिलेंड्रिकल बन रही है। तो ओवरऑल इसमें याद क्या करना है कि शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल। मतलब लाइन चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस an imaginary or real surface which is perpendicular to electric field is always an equipotential surface। देखो इसमें जो ये क्या है यहाँ पे कि यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट है, ये इनफाइनाइट शीट की वजह से जो हमेशा ही शेप बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो कैसी बनती है? हमेशा ही प्लेनर बनती है। कैसी बनती है? हमेशा ही प्लेनर बनती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, लाइन चार्ज के केस में ऐसे निकलती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकलती है। पॉइंट चार्ज के केस में ऐसे निकलती है, और जो ये इनफाइनाइट शीट है इसके केस में ऐसे निकलती है। तो इस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा उसकी शेप कैसी होती है? तो वो प्लेनर ही होती है, राइट। ठीक है, देखो तीनों में जो बात याद करनी है वो क्या बात याद करनी है कि अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप बनती है वो कैसी बनती है? स्फेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट, लाइन चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप बनती है वो कैसी बनती है? सिलेंड्रिकल।
इनफाइनाइट शीट की वजह से, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट है तो उसकी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस की शेप कैसी बनती है, तो वो कैसी बनती है, ऑलवेज प्लेनर। शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट इज ऑलवेज प्लेनर। ठीक है।